हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीआईबी एनालिसिस का ये सेशन है और क्योंकि कुछ कारणों की वजह से लगातार डिले हो रहा है, लगातार इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अपने नियमित समय जो कि 8 बजे मॉर्निंग का है उस पर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्लास की बीच में भी और स्टार्टिंग में भी मैं कुछ अनाउंसमेंट करूँगा, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पीआईबी एनालिसिस पे ये क्लास है जो कि मैं मुकुल देव मैं लेता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्या मिलता है आपको इसमें? व्हाट विल यू गेट? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, लाइव टेस्ट क्विजेस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। ये सारी जानकारी आपको मिलती है। लाइव क्लासेस की पूरी जानकारी होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होगा, लाइव टेस्ट क्विजेस होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। मैं मुकुल देव, एक्सपर्टीज़ है ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, करंट अफेयर, सोसाइटी, इन सब में एक्सपर्टीज़ है। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक में मेरा सर्वाधिक बल रहता है, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड जो है वो यही है कि इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक पे ही कैसे चीज़ों को फोकस किया जाए। टेलीग्राम चैनल अगर आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये, मैंने शेयर किया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ऐप पे फॉलो करना चाहते हैं अपनी पॉलिटी की क्लासेस के लिए, अपनी सोसाइटी की क्लासेस के लिए, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप देखेंगे कि पूरा एक अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स की एक पूरी टीम है जो आपके लिए वर्क करती है। 24/7 वर्क है इनका, और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बेहतरीन टीचर्स हैं, गुजर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, दीपांशु सिंह हैं, रोमन सैनी साहब हैं, आयुष संघी साहब हैं। तो इस तरह से बेहतरीन टीचर्स का एक पूल है पूरा, जो कि आपको ग्रूम अप करने के लिए है। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है। अगर आप देखें कि पॉलिटी पे तो अपकमिंग कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी पे है, साइंस एंड टेक पे है, एनसीईआरटी पे है, आर्ट एंड कल्चर पे है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी पे है, इंडियन इकोनॉमी पे है। तो बेहतरीन पूरा एक कोर्सेस है। अगर आप देखें तो दो तरह से बटा हुआ है पूरा अनअकैडमी का कोर्स। अगर आप इन कोर्सेज को थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर प्लस कोर्सेज में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। वहीं अगर आप फीसेस को देखेंगे तो ये अगर 1 महीने का 9,000 है, 3 महीने का 22,500 है, और वहीं 6 महीने का 40,500 है। आप ट्राई करने के लिए 1 महीने का ले सकते हैं कि कैसे कोर्सेज हैं, कैसे टीचर्स हैं, इनका पढ़ाने का तरीका क्या है। लेकिन यूपीएससी को अगर ध्यान में आप रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मिनिमम जो कोर्स है वो 1 से 1.5 साल के आसपास का कोर्स है, और कम से कम 6 महीना आप उस कोर्सेज को रिवाइज करना और उन पे अपनी डेप्थ बनाना, अपनी पकड़ बनाना, अपनी समझ को और बढ़ाना, तो इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, और जो जिन लोगों को 2022-23 देना है उन लोगों से मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि वो इन कोर्सेज को प्रेफर करें। 24 महीने और 36 महीने के कोर्सेज को प्रेफर करें, जिसकी फीस 72,000 रुपये है। और आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, तो आपको 64,800 रुपये आपको देने होंगे, और 36 महीने का वहीं 81,000 रुपये आपको देना होगा। तो ये आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक कोर्सेज की बात करें तो मेरा फेवरेट है आइकॉनिक कोर्सेज मेंटरशिप है। मुझे लगता है मेंटरशिप में दुनिया में सबको ज़रूरत है। लाइफ कभी भी फ्लैट नहीं होती है, लाइफ हमेशा अप एंड डाउन चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब डाउनफॉल हो आपका, या आपका मनोबल कम हो, या आपको लगे कि नहीं ऊर्जा कम है, या परेशानी हो पढ़ाई के दौरान, तो आपको किसी मेंटरशिप की ज़रूरत होगी, और ये मेंटरशिप आपको यहाँ प्राप्त होगी। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टडी प्लानर है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और पर्सनलाइज फीडबैक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। आइकॉनिक कोर्सेज की दुनिया में चलते हैं तो 12 महीने की फीस 69,500 है। आप 62,550 रुपये आप देकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं 24 महीने 1,07,000 रुपये, 96,300 रुपये आप दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। 36 महीने 1,41,000 है, 1,26,900 रुपये आप दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, और आप मेरे इस कोड को यूज़ करके यू विल गेट बेनिफिट। सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है। अगर आप ऑप्शनल को देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखें, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिटरेचर को लेके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, या ओजी को लेके जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, आपका जो है एंथ्रोपोलॉजी है, तो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है।
आप अगर उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं मुकुलदेव, और 12 महीने की फ़ीस यहाँ पर 27,500 रुपये है, और आप मेरा कोड यूज़ करके इसको भी 24,750 रुपये आप दे सकते हैं। और तकरीबन ये महीने के हिसाब से देखेंगे तो 2,000 कुछ रुपए आपका पड़ेगा। तो बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है। जिन लोगों को 2022 देना है, 24 महीने वाले कोर्स पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। 40,000 रुपये फीस है, 36,000 आपको देना होगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हर हफ्ते होगा, सैटरडे के आसपास जो है, सैटरडे में होगा। ये हो चुका है, ये बीत चुका है, कॉम्बैट है। इसमें आप भाग ले सकते हैं, और इस कॉम्बैट में अगर आप देखें तो 45 मिनट में लगभग 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भाग लेना है, और आप लेकर आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर आप खड़े हैं। और अगर देखें तो ये एक प्राइस है जो एप्पल मैकबुक है, एप्पल आईपैड है, एप्पल एयरपोर्ट है, और अमेजन का वाउचर्स, हज़ारों इन चीज़ों से आप ग्रूम अप अपने आप को कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा ऐप पे आप इस लिंक थ्रू जा सकते हैं, मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। मुकुलदेव 513 दिनेश सिंह है, यहाँ पर आप मुझे चीज़ों को कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं, चीज़ों में देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। और जो पहली न्यूज़ है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेके है, सारे अखबारों में छाई हुई है, कल पीआईबी की न्यूज़ में है। मैं न्यूज़ आपको बता देता हूँ, न्यूज़ को पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सीपीसीबी एक संस्थान है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यमुना नदी को लेके चिंता जाहिर की है, और यमुना नदी को लेके चिंता जाहिर की है। यमुना नदी में जो प्रदूषण का लेवल जो लगातार बढ़ता जा रहा है यमुना में, उस प्रदूषण के लेवल को लेके चिंता जाहिर की है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। और सबसे बड़ी जो चिंता है वो दिल्ली को लेके है, कि कहीं ना कहीं यमुना जो दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषित हो रही है उसको लेके चिंता है, और अन्य राज्य भी अपने प्रभावी जो है वह कदम उठाएं, इस विषय पे भी चिंता व्यक्त की गई है। सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली को फोकस किया गया है, और दिल्ली में भी जो सीवेज की चीज़ें आ रही हैं, जो घरेलू मल है, या जो औद्योगिक मल है, या जो म्यूनसिपल मल है, उन चीज़ों को लेके जो है सीपीसीबी ने एक चिंता जाहिर की है। और सीपीसीबी ने कहीं न कहीं एक कहा है कि इससे क्या हो रहा है, जो यमुना है उस यमुना में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इस पे उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और फ्रॉथ का निर्माण हो रहा है। फ्रॉथ का मतलब होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी का टर्म है फ्रॉथ, और इसको झाग कहते हैं। अगर आप यमुना को देखेंगे दिल्ली या दिल्ली के आसपास देखेंगे, चाहे वजीराबाद में देखेंगे, चाहे ओखला में देखेंगे, चाहे आगरा के आसपास देखने की कोशिश करेंगे, तो झाग का बहुत निर्माण हो रहा है, और इस झाग से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सीपीसीबी ने इस पे भी चिंता व्यक्त की है, और उसने कहा है कि यमुना ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो बिना मतलब संशोधित किए हुए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो चीज़ें आ रही हैं, बिना मतलब उसके जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बिना जो पानी गिर रहा है, जो नॉन ऑपरेशन है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही, जिसमें अमोनिया का लेवल बढ़ता जा रहा है और फ्रॉथ फॉर्मेशन हो रहा है। मैं फ्रॉथ का थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पूरे पानी के लेवल पे झाग है। ये क्या है? झाग है। और ये जो झाग है, ये वाटर की क्वालिटी को क्या कर रहा है? पूरी तरह से खराब कर रहा है। वाटर की क्वालिटी को खराब कर रहा है। इसको लेके सीपीसीबी ने बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है। तो ये तो न्यूज़ हो गई। सीपीसीबी की चिंता है किसको लेके? यमुना को लेके है। यमुना में बढ़ते हुए अमोनिया के स्तर को लेके है, जो अमोनिया का लेवल है। प्लस किसको लेके है? फ्रॉथ को लेके है, मतलब झाग को लेके है, जो झाग का लेवल बढ़ गया। और दूसरा कहीं ना कहीं जो दिल्ली दिल्ली प्लस जो अन्य राज्य हैं, खासकर दिल्ली है, इसमें जो यमुना का पानी है उसका लेवल गिरता जा रहा है। यमुना के पानी का लेवल गिरता जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो यमुना का पानी है उसमें 3 तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। एक फिजिकली देखने को मिल रही है, इस पे बात की गई है, अभी देखेंगे। एक बायोलॉजिकली देखने को मिल रही है कि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और एक केमिकली प्रॉब्लम आ रही है। ये बातें की गई हैं सीपीसीबी की तरफ से, फिजिकली, बायोलॉजिकली और केमिकली, इन चीज़ों पे की गई है। थोड़ा सा मैं अगर आपको यमुना के उस पे लेके चलूँ, कि यमुना नदी के उस पे अगर मैं चीज़ों पे बात करूँ, तो थोड़ा सा अगर मैं यमुना के बारे में अगर आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूँ या दिखा दूँ, तो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। अगर गंगा रिवर की बात की जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसमें
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में गंगा इसका नाम आता है। दूसरा अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है भारत की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब जुड़ने वाली सबसे बड़ी नदियों में से जो शाखाएं हैं, जो मुख्य नदी से मिलने वाली उसमें सबसे बड़ी है। थर्ड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है बंदरपूछ पीक से निकलती है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और अगर फिर बात किया जाए दिल्ली है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों से इसका प्रवाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो ये एक मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया, यहाँ से चीज़ें ये होके बहती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली। जो मेन प्रॉब्लम उसको आ रही है वो यहीं से आ रही है, दिल्ली, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। अब जरा इस समस्या को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसपे सीपीसी भी बात कर रही है। सबसे बड़ी बात देखिएगा कि अगर आप दिल्ली में देखते हैं तो जो दिल्ली में यमुना का जो पानी है या यमुना जो रिवर है, वो पूरे अपने टोटल लेंथ का जो उसकी टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ का खाली 2% बहती है, खाली 2% फ्लो होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। लेकिन अगर इस डाटा को लिया जाए, ये डाटा 2% बहती है, लेकिन जो पोल्यूशन का लेवल है, जो उसमें प्रदूषण है, प्रदूषण का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, मेरी बात समझिएगा। अवांछित तत्व, अनडिजायरेबल चीजें अगर वाटर में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज इन पोल्यूशन। अनडिजायरेबल कोई मटेरियल आ जाए जो पानी में नहीं होना चाहिए और है, तो दैट इज कॉल्ड अवांछित तत्वों की उपस्थिति ही पोल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर आप पोल्यूशन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो जो डाटा देखेंगे, यमुना 2% के आसपास दिल्ली में फ्लो करती है, 2% के आसपास दिल्ली में भी फ्लो कर रही है। एक सेकंड बस होल्ड करिए। 2% के आसपास ये फ्लो करती है, लेकिन अगर पोल्यूशन लेवल की हम लोग बात करें तो तकरीबन ये 70% के आसपास जो है, जो पोल्यूशन है उसको कहाँ से मिलता है? पोल्यूशन दिल्ली से ही मिलता है। तो ये एक बड़ा डाटा है। और दिल्ली में भी देखा जाए तो जो वजीराबाद ये बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ओखला दूसरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो नजफगढ़। तो ये 3 बड़े पॉइंट्स हैं दिल्ली और हरियाणा में। तो ये 3 बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है ये पानी जो है, जो वाटर क्वालिटी है वो क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है, माइनस में जा रही है। अब मेरी बात थोड़ा सा समझने की प्रयास करिएगा। अगर हम यमुना के वाटर को लेते हैं, यमुना के पानी को लेते हैं और उसकी पानी के जो वाटर क्वालिटी जो पैरामीटर्स को देखते हैं तो उसमें रेडिकल चेंज होता है। कहाँ पे? इस खासकर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे रेडिकल चेंज हो रहा है। रेडिकल चेंज मतलब व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे होता है देखिएगा, जिसपे फिजिकली हो रहा है, बायोलॉजिकली हो रहा है, मतलब भौतिक रूप से, जैविक रूप से और रासायनिक रूप से केमिकली हो रहा है। अगर फिजिकल रूप से आप देखें तो कहीं कहीं इसका कलर जो है, जो रंग है वही चेंज हो जा रहा है, रंग चेंज हो रहा है। कहीं न कहीं इसका टेम्परेचर जो है, पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और उसके बाद उसमें टर्बिडिटी मतलब गंदगी बहुत बढ़ी हुई है। तो ये फिजिकली चेंज जो है यमुना के वाटर में देखने को मिल रहा है। बायोलॉजिकली चेंज देखेंगे तो उसमें प्लैंकटन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जो प्लैंकटन्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है, पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं बायोलॉजिकली देखने को मिल रही है। केमिकली अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक ये चीज़ें मिल रही हैं। हैवी मेटल्स मिलने लग रहे हैं इसमें, जो है गंभीर या भारी तत्वों की प्रधानता होने लग रही है पानी में। पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं,
पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं। डिटर्जेंट मिल रहा है, डिटर्जेंट इसमें तमाम जो है मिल रहा है। और डिटर्जेंट के साथ साथ जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिलते हैं पानी में, ये मिल रहे हैं। और इन सब के कारण क्या हो रहा है, देखिएगा इन सब के कारण क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों के कारण हो क्या रहा है, ये भी है। इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है पानी में, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा है, सल्फेट बहुत ज़्यादा है, ये सारा केमिकली चेंज हो रहा है। अब इन केमिकली चेंजों की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है वाटर, यमुना के वाटर में। जो यमुना का वाटर है, पानी है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो बहुत घट जा रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। केमिकली ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ा हुआ है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो क्या हो रही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो कहीं न कहीं बढ़ जा रही है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, कुल मिलाकर जो जमुना का पानी है वो गंदा हो रहा है, वो खराब हो गया है। अब जो चिंता व्यक्त की है उस किसने की है, सीपीसीबी ने की है। सबसे बड़ी बात, ये सारी प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है दिल्ली या हरियाणा में, वो 3 बड़े सेक्टर हैं जहाँ से आ रही है। एक हाउस होल्ड का मतलब कर लें घरेलू अपशिष्ट या घरेलू पानी। दूसरा अगर हम कर लें तो इंडस्ट्रियल, जैसे नजफगढ़ का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, नजफगढ़ है, जैसे नजफगढ़ का क्षेत्र है, जैसे ओखला है, जैसे वजीराबाद है, तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ से हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इसमें पानी में आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट या म्यूनसिपल डिस्पोजल जो साइट्स हैं उनकी वजह से आ रहा है। जहाँ पे जो नगर निगम का कचरा रखा जाता है वहाँ से कचरा उड़कर वहाँ पहुँच रहा है, तो इसको डिस्पोजल साइट से कह सकते हैं हम लोग। अब ज़रा मेरी बात समझिएगा कि घरेलू हो रहा है, औद्योगिक हो रहा है, यहाँ पे औद्योगिक मैं लिख देता हूँ, औद्योगिक है। और दूसरा अगर मैं कहूँ डिस्पोजल म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो यहाँ से इन तीनों क्षेत्रों से ये समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से पानी में फिजिकली चेंज है, बायोलॉजिकली चेंज है, केमिकली चेंज है, जिसकी वजह से सीपीसीबी ने, जिसकी वजह से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पर सीपीसीबी ने यमुना नदी के प्रदूषण और प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की, प्रभावी सीवेज के उपायों को कहा कि आप करिए, और नहीं तो अमोनिया का स्तर और फ्रॉथ का निर्माण में वृद्धि लगातार वहाँ के पानी को देखने में हो रही है, और जिससे जो यमुना है वो पूरी तरह से दूषित हो रही है। और चूंकि यमुना का भारत में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है वो एक पौराणिक नदी है, उसकी एक अपनी पौराणिक कथाएं हैं, वो भारतीय जीवन प्रणाली का हिस्सा है, तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये तो मैंने पूरी बात आपको बता दी, जो प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पर उस पर मैंने बता दिया। और जो दूसरी सीपीसीबी ने बात की थी, सीपीसीबी ने कहा था कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ही पानी जो है वो पहुंच रहा है, और ऐसे कई क्षेत्र हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे वजीराबाद का एरिया है, यहाँ से पानी यहाँ से जा रहा है और बहुत सारा पानी। और ये जो वजीराबाद का क्षेत्र है, ये वजीराबाद में ही अगर आप देखेंगे तो जो म्यूनसिपल जो वेस्ट है वो यहाँ पर बहुत है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, टीले बन गए हैं म्यूनसिपल वेस्ट के, या म्यूनसिपल डिस्पोजल साइट्स वहाँ पे बहुत हैं, तो वहाँ से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ओखला से पानी जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जल जो है वो बहुत दूषित हो जा रहा है। अब यहाँ पर जल जो है दूषित हो रहा है, तो जो 70% ऑफ दिल्ली डेली वाटर नीड्स है वो कहाँ से आती है, वो यमुना से आती है। तो अगर ये पानी दूषित है, और ये पानी कहीं ना कहीं दूषित क्यों हो रहा है, तो दूषित इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये पानी जो है वो यमुना में मिल रहा है, और ये पानी बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के, मतलब
वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जा रहा है और बिना उसके वहाँ पे गए हुए वो पानी डायरेक्टली मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो समस्या वहाँ पर आ रही हैं। और इस तरह से कम सीपीसीबी ने जो एरियल रूट से मैपिंग की है, उस एरियल रूट से मैपिंग में ये निकला कि कम से कम 10-15 साइटें हैं, 15 के आसपास साइटें हैं या 22 साइटें हैं, जिनमें जहां पर गंदगी युक्त पानी जो है वो जाकर यमुना में डायरेक्टली मिलता है, और जिसकी वजह से क्या है वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। जहां मतलब यमुना के पानी में प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जो यमुना की बायोडाइवर्सिटी थी, यमुना में पाए जाने वाली जो फिशेस थी, जो टोर्टाइस थे, या जो यमुना के पानी में पाए जाने वाले जो यमुना इकोसिस्टम था, वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और उसकी वजह से यमुना का जो प्रोडक्टिविटी है, जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, पारिस्थितिकी उत्पादकता है, वो क्या हो गई है, कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या जो है, या बड़ी समस्या के रूप में इसको जो है सीपीसीबी ने रखा है। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है कि एक प्लांट होता है जिसमें क्या होगा कि जहां से, जैसे चाहे वो घरेलू हो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे वो घरेलू औद्योगिक से जो जल जा रहा है, वो पहले कहां जाएगा, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर क्या होगा, जो पानी होगा वो यहां पर साफ होगा। उस पानी में साफ होने का मतलब है कि उसमें तमाम जो केमिकल्स हैं और जो डिजॉल्व, जो उसमें सॉलिड मटेरियल्स हैं, उन डिजॉल्व सॉलिड मटेरियल्स को हटा दिया जाएगा। उसमें कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, ये सब को हटाया जाएगा। जितने केमिकल्स हैं उनको हटाया जाएगा, जितने बायोलॉजिकल समस्याएं हैं उनको हटाया जाएगा, और पानी को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। मतलब जो घरेलू और औद्योगिक निकायों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है, उनका क्या होगा, उनका शोधन होगा, उनका क्या होगा, उनका ट्रीटमेंट होगा। और जहां पे ट्रीटमेंट होता है, कहां से, घरेलू और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो दूषित जल का ट्रीटमेंट जहां होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो भौतिक भी, जैविक भी और रासायनिक भी, मतलब इन तीनों प्रक्रियाओं में समझिएगा। जो मैंने फिजिकली बताया, जो कलर की प्रॉब्लम है वो भी वहां सही होगी, टेम्परेचर भी सही होगा, गंदगी भी बैठेगी, खत्म होगी, बायोलॉजिकली भी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा, और केमिकली भी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। और सॉल्व करके क्या किया जाएगा, उसको कर कर जल का क्या किया जाएगा, जल को संरक्षित किया जाएगा। और अब वह जल क्या है, वो यमुना में छोड़ा जाएगा, यमुना में उस जल को छोड़ा जाएगा। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीपीसीबी ने चिंता व्यक्त की कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के यूज किए हुए जल को डायरेक्टली क्या है, दिल्ली में तमाम ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर डायरेक्टली पानी मिल रहा है, और जिस डायरेक्टली पानी मिलने की वजह से उस पूरे क्षेत्र में झाग की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये एक बड़ा है। ये आपके सामने मैंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का एक जो है डेमो दे रखा है, डेमो है ये। और इस डेमो में यहाँ से पानी इंटेक होता है, ये देखिए ग्रिलिंग है, इस ग्रिलिंग में ही क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। यहाँ से पानी जो है फिल्टर होता है, तो जो बड़े बड़े सॉलिड पार्ट्स हैं उनको यहीं पे रोक लिया जाएगा, और नीचे यहाँ पर पानी को फिर फिल्टर कर दिया जाएगा। फिर एक चैम्बर होता है, उसमें पानी जाता है, उसमें क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, धीरे धीरे वहां चीजें रुक जाएंगी, वहां पे बालू और गंदगी। फिर प्राइमरी कैलिफायर में जाएगा, वहां से फिर चीजें निकलेंगी, और निकल कर फिर एक्टिवेशन बेसिन में जाएगा, वहां से फिर निकल कर फाइनल क्लैरिफायर में जाएगा। और जब वहां से जाएगा तो सेकेंडरी चीजें में जाएगा, सेकेंडरी से फ्रेश स्लज में, और फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, चीज़ों में यूज किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, क्लोरीन की प्रक्रियाएं होती हैं कि क्लोरीन से इसका प्योरिफिकेशन किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो एनोड और कैथोड लगाया जाता है, इस भाग में एनोड और इधर कैथोड। और उससे क्या होगा कि जो अंदर तत्व होंगे, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, तो वो क्या होंगे, एनोड और कैथोड पे जाके चिपक जाएंगे, और पानी क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर केमिकली भी ट्रीट कर दिया जाता है, बायोलॉजिकली भी ट्रीट किया जाता है, और फिजिकली भी ट्रीट किया जाता है। और इस तरह से ट्रीटमेंट के बाद जो जल होता है उसको फिर वो लोग यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज का मतलब है कि उसको यमुना में छोड़ सकते हैं, उस जल का एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर सीपीसीबी ने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो यूज है वो बहुत कम हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डायरेक्टली पानी जा रहा है। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी
कहानी बता दी। बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जो यमुना जल में शुद्धता का 3 मेजर पैरामीटर है, चाहे उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, नहीं है। केमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है उसकी मात्रा 250 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और टोटल सस्पेंडेड जो सॉलिड्स की मात्रा है वो 100 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर नहीं पाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जल है, जो वाटर है, वो क्या है, वो पूरी तरह से अशुद्ध है। और ये न पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है न लाइफलाइन के लिए। और चूंकि 70% जो दिल्ली है वो यमुना के पानी पे ही डिपेंडेंट है, यमुना के पानी पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली वासियों को क्या है, संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसको लेके? जल को लेके। और जल क्या है? जल ही जीवन है। जल क्या है? जल जीवन है। तो जीवन के आधार पर संकट जो है वो हो सकता है कि एयर पोल्यूशन के बाद जो बड़ा संकट देखने को मिल सकता है वो इस पर देखने को मिल सकता है। तो ये बात जो है की गई। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं सीपीसीबी की तरफ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ चलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ। जो सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो एक संवैधानिक संगठन है, मेरी बात को समझिएगा, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ये बात में भी समझिएगा। 1974 के अधीन जो है इसका वो हुआ था, गठन हुआ था, और इस प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ है। यहाँ पर इसका काम क्या है? तो वायु प्रदूषण का निवारण भी है, नियंत्रण भी है के अधीन के साथ साथ एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन पर भी सीपीसीबी का काम होता है। ये बातें हैं। अगर आप इसको देखेंगे सीपीसीबी को लेके, थोड़ा सा मैं और बता दूं कि सीपीसीबी और क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि जो वाटर और एयर पोल्यूशन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसर्न है उस पे वो काम करती है और एडवाइस करती है, उसको सलाह देती है कि किस किस मैटर में कैसे काम करना है, कंसर्निंग कैसे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्निंग क्या है, उसको प्रिवेंशन कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। तो ये काम जो है वो सीपीसीबी करती है, प्लान बनाती है, और उसको पूरे नेशन वाइड, मतलब पूरे भारत में उसका एग्जीक्यूटिंग लेवल कैसे होगा, कैसे वो प्लान इंप्लीमेंट होगा, इस पर भी उसका ध्यान है। तो ये सीपीसीबी करती है। जो अन्य राज्यों की जो प्रदूषण बोर्ड इकाइयां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, स्टेट बोर्ड्स के साथ पोल्यूशन कंट्रोल की जितनी कमिटीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, एक्टिविटीज को ध्यान देती है। जो तकनीकी सहायता होगी उस पर भी तकनीकी सहायता प्रदान करती है, और गाइडेंस भी देती है स्टेट बोर्ड्स को, मतलब जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होंगे उनको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टेक्निकल तकनीकी सहायता जो है प्रदान करती है। प्लान करती है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है, ट्रेनिंग करेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देगी, उनको तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी, उस तकनीक का इस्तेमाल करना है इसका ट्रेनिंग देंगी, साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बढ़ाती रहती है, मास लेवल पे ऑर्गेनाइज करती है। अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल, और सबसे बड़ी बात है कि डाटा, जो भी डाटा आप एयर पोल्यूशन पे देखते हैं या वाटर पोल्यूशन पे देखते हैं उनके लिए वो चीजें करती है, मानक भी निर्धारित करती है कि कब पानी गंदा माना जाएगा, कब वायु गंदा मानी जाएगी, इन चीजों पे करती है। रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इन पे भी गाइडलाइन करती है। परफॉर्म सच अनदर फंक्शंस एंड व्हेन प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए उन कार्यों को भी करती है जो कि उसको दिया जाए परफॉर्म करने के लिए। तो ये मैंने कुल बात कर दी सीपीसीबी पे। देखिएगा हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने सीपीसीबी को देखा, समझा, वो यमुना को देखा कि यमुना क्या है, फिर सीपीसीबी के कंसर्न को लेके यमुना में समझा कि सीपीसीबी का कंसर्न यमुना को लेके क्या है, और इस कंसर्न में यमुना गंदी कैसे हो रही है। तो उस गंदापन में हम लोगों ने बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकली इन गंदेपन को समझा, और इनके कारणों को निकालने में हमने निकाला कि कौन कौन सा है, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, और चाहे म्यूनसिपल हो। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान से समझा और चीज़ों को किया। ये हो गया हम लोगों का पहला टॉपिक। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, पहले मामला थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा होता क्या है। कल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, वो कल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एक बैठक होती है, और उस बैठक में ये डिसाइड किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ कहीं कहीं आयुष मंत्रालय बैठता है और बिल की डिसाइड करते हैं कि एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। किसके लिए की जाएगी? आयुष के लिए की जाएगी। आयुष के लिए की जाएगी, मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, जो है सिद्धा, होम्योपैथिक, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है
जो डील करता है आयुष, इसके लिए एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनाने की बात की गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने की बात की गई है। कल इस पर डिस्कस हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में, और उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को क्या करेंगे, बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम आयुष के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये कल मिलाकर कल एक फैसला लिया गया है कि ऐसा काम किया जाएगा। अब जरा हम लोग थोड़ा सा समझने का जरूर प्रयास करेंगे कि निर्यात संवर्धन परिषद होता क्या है। पहले तो समझते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होता क्या है। देखिए, तमाम जो मंत्रालय हैं वो अपने लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का निर्माण करते हैं, और ऐसे निर्माण करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य बहुत सीधा साधा होता है। करना क्या है, क्यों हम एक्सपोर्ट प्रमोशन, आयुष को क्या जरूरत पड़ गई, आयुष को एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई। असल में एक्सपोर्ट इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया की रीचबिलिटी तक पहुंचा सकें, लोगों तक आप पहुंचा सकें। मान लीजिए किसी को डिमांड है, मान लीजिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड है, तो अगर आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इस तरह से जो डिपार्टमेंट्स या जो मिनिस्ट्रीज बढ़ती रहती हैं वो ये करती इसलिए ऐसा करती हैं ताकि उनका प्रमोशन हो सके, उनकी जो दवाइयाँ हैं या जो उनके प्रोडक्ट्स हैं या जो उनकी सर्विसेज हैं या जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात की जाती है। जैसे खादी ने भी हाल के दिनों में बनाया था, खादी ने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बात की थी, बनाने की बात की थी। एमएसएमई तमाम अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर करती रहती है, तो बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाते हैं। इस बार जो बातचीत है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को लेकर किसके बीच में बातचीत है, आयुष मंत्रालय के बीच में बातचीत है, मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच में बातचीत है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब जरा देखिए क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका, क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। तो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना। कहीं न कहीं जो है वो निर्यात को बढ़ावा देना ही उद्देश्य है, बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, डेवलप करना एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। क्या करना, प्रमोशन करना है। कहीं ना कहीं जो है वह उत्पाद को, चाहे वह उत्पाद हो, प्रोडक्ट उत्पाद हो, जो प्रोजेक्ट है या जो सेवाएं हैं, उनको क्या है, उनके उनके प्रमोशन के लिए, उनको बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार होगा वो कौन होगा, काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल होगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वह जिम्मेदार एक संस्थान होगा जो कि अपने जो उस संस्थान को, जैसे आयुष के अंतर्गत अगर आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनता है तो जो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो आपकी अपनी जो दवाइयां हैं, जो विशिष्ट सेवाएं हैं, जो जैसे मान लीजिए सिद्धा पद्धति है, या मान लीजिए आपके यहाँ पे पंचकर्म पद्धति है, तो पंचकर्म पद्धति जो है इसका जो है वो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को बढ़ाएगा, उन सर्विसेज को बढ़ाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसे मान लीजिए कोई दवाई इर्जाद होती है बाबा रामदेव की तरफ से, करोनिल दवाई है, तो ये जो करोनिल दवाई है, इस दवाई का एक्सपोर्ट करना या इस दवाई का प्रमोशन वैल्यूज बढ़ाना, ये इसकी जिम्मेदारी होगी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। तो ईच काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उस प्रोडक्ट, उस प्रोजेक्ट और उस सर्विसेज के लिए। सबसे बड़ी बात है कि वो एक काम करेगी, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगी, जो निर्यात संवर्धन परिषद होगा, वह कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार की समझ रखती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की समझ रखते हुए क्या करेगी, जो आपकी अपनी सेवाएं हैं या जो वस्तु हैं, सेवाएं हैं या जो वस्तु हैं, उनको, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है विश्व मार्केट में, उससे आपको अवगत कराएगी, और कहीं ना कहीं आपको उससे अवगत कराएगी और उनको आपसे अवगत कराएगी कि आप किस प्रोडक्ट को बनाते हैं, क्या बेचते हैं, क्या क्या चीजें हैं। इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करेगा। तो यहां पर जो है इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है, जो आपका बजट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट, इन चीजों में कमी आएगी। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा फायदा होगा, रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे। और जो ये आपकी परंपरागत, चूंकि ये कैसी पद्धति है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है आपकी, वो लोगों तक क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर का विस्तार होगा, भारतीय कल्चर का विस्तार दुनिया में और होगा। तो इसको लेके भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे चर्चा की है। अब जरा चलते हैं और फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन होगा कि मेंटेन जो है कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में मदद करेगा। अगर आप देखें कि विपणन, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे, तो विपणन और व्यापार गतिविधियों को बढ़ाएगा। एक्ट एज अ वेयर हाउसमैन, कहीं ना कहीं जो है वो भंडारण की क्षमता विकसित करेगा।
इंश्योरेंस एजेंट के रूप में आपका सामान जा रहा है तो इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करेगा। कंसल्टेंसी आपको प्रदान करेगा, आपको भी और उनको भी जिनको सामान बेचा जा रहा है, जो बेच रहे हैं। कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उस पर स्टैंडर्डाइजेशन वो करेंगे। ग्रेडिंग देंगे कि किस ग्रेड का माल है, ए ग्रेड का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है, इस तरह की ग्रेडिंग सेक्टर्स करेंगे ताकि वो चीजें हो सके। सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग रिसर्च, किस मार्केट में किसको क्या आवश्यकता पड़ रही है, उस मार्केटिंग रिसर्च और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करेगा। और इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो आयुष है, इसको क्या होगा, इसको विस्तार मिलेगा, इसको पंख मिलेगा और आयुष जो है एक नया विकल्प जो है भारत में बनकर आएगा। तो ये काम करने की बातचीत की गई है। और अगर आप देखें तो कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग को लेकर अगर मैं चर्चा करता हूं कि उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। जो मीटिंग हुई उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उस पर हुआ कि उसको हम बनाएंगे, स्टेब्लिश करेंगे और ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी। दूसरा, स्टैंडर्ड पे बात की गई क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्टैंडर्डाइजेशन करता है, तो एचएस कोड पे बातचीत की गई कि एचएस कोड बनाएंगे। देखते हैं अभी एचएस कोड क्या होता है। कहीं ना कहीं जो आयुष मंत्रालय है वो भारतीय मानकों के साथ मिलकर ऐसे उत्पादों और सेवाओं को बनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ विकसित करने पर काम करेगा। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो डिमांड है और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब आप ऐसी दवाइयों का निर्माण करेंगे या ऐसे सेवाओं का निर्माण करेंगे जो इंटरनेशनल मार्केट को छू सके। मतलब इंटरनेशनल मानक मार्केट में कोई भी चीज जाती है तो उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड्स पे वो विकसित होगा, तो इससे वो इजी होगा। गुणवत्ता, जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्ट्स होंगे और प्राइस कंपिटिटिव होगा। ये तीन बड़ी बातें कल मीटिंग में की गई कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, जो प्राइस है वो प्राइस अच्छी होगी, कंपिटिटिव होगा। इस पे बात की गई मानकों को सुनिश्चित करने पे। और आयुष ब्रांड इंडिया गतिविधियों में शामिल होगा, ब्रांड इंडिया इसको बनाया जाएगा आयुष को। तो ये कल मीटिंग में बातचीत हुई है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग एचएस कोड को देखने का प्रयास करते हैं कि एचएस कोड होता क्या है तो कहीं ना कहीं जो एचएस कोड है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक वो है, एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद है। इसमें होता क्या है एचएस कोड में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एचएस कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम। हार्मोनाइज सिस्टम एक तरह का अपने आप में नामकरण है कि जब आप किसी वस्तु को भेजते हैं, कहीं पे भी भेजते हैं, मान लीजिए भेजे जाने वाली वस्तुओं के प्रकार का अगर जो एचएस कोड पे होगा, उस कोड को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको उसको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड कितना है इसका, और क्या क्या चीजें हैं। तो भेजे जाने वाली जो भी वस्तु होगी उसका सब कुछ उस पर पूरा डिस्क्राइब्स होगा, उसको नोमेनकल्चर को ऐसे ऐसे होगा। तो उसको आपने क्या कर दिया, आपने उसको डिनोट किया, आपने उसमें स्कैन किया, तो जैसे ही स्कैन करेंगे आपको सब कुछ जानकारियां उस प्रोडक्ट के बारे में जिस पे ये लगा हुआ है सब कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। इसीलिए एचएस कोड को हार्मोनाइज सिस्टम कहा जाता है। कहीं ना कहीं यह जो है एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद है जिसमें नामकरण किया जाता है और भेजे जाने वाली वस्तुओं के बारे में सब कुछ होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, जो कस्टम ऑफिसर्स होंगे उनको क्या होगा, वो एचएस कोड देखते ही वो क्लियर हो जाएंगे कि जो कमोडिटी है या जो वस्तु है वो उनके इंटरनेशनल बॉर्डर में जा सकती है या नहीं जा सकती। मान लीजिए कोई दवाई है हमारी या कोई आयुष का प्रोडक्ट है या उसकी सर्विस है, तो उस पर एचएस कोड होगा। जब मान लीजिए उसको फ्रांस जाना है तो फ्रांस में जो कस्टम ऑफिसर्स होंगे जब उस पर एचएस कोड लगा होगा, उस एचएस कोड को देखते ही वो ये समझ सकते हैं कि फ्रांस में इस एचएस कोड की मान्यता है कि इस तरह की चीजें फ्रांस में आ सकती हैं। तो वो उनको क्या करेंगे, वो उन चीजों को आने देंगे, और नहीं होगा तो नहीं आने देंगे। तो एचएस कोड कुल मिलाकर एक हार्मोनाइज सिस्टम है, एक अपने आप में सिस्टम है जिसमें सारी चीजें उस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन होती हैं कि भेजे जाने वाले वस्तुओं का प्रकार का वर्णन होता है। ये चीजें एचएस कोड है। 6 अंकों का पहचान कोड होता है, सर समझ लीजिएगा, 6 डिजिट होते हैं और हर डिजिट जो है वो आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। एक डिजिट होगी, इस डिजिट का कोई ना कोई मतलब होगा। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 कोड, उस पर 6 डिजिट होंगे। और कम से कम आप ये समझिएगा कि 5,000 कमोडिटी ग्रुप्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें 5,000 कमोडिटी ग्रुप हैं और ये कहीं ना कहीं लीगल भी है, इसको बहुत सारी मान्यता प्राप्त है एचएस कोड को, और लॉजिकल स्ट्रक्चर भी है। लॉजिकल इसलिए है क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल डिफाइंड सपोर्ट्स है, ये अच्छी तरह परिभाषित करने वाला, सामान्य वैश्विक वर्गीकरण में मदद करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से आया है, कैसा प्रोडक्ट है, किस लिए है, कहाँ से आया है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, वैलिडिटी कितनी है, सब कुछ उसमें मेंशन होगा एचएस कोड में। और इसकी वजह से सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये आयुष मंत्रालय इस पे काम करना चाह रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे। वो इसीलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे बातचीत शुरू हो गई है कि हम इसको बनाएं। कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये सब बातचीत हुई और इस बातचीत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे वो लोग कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगा और इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में ये चीजें की जाएंगी। तो ये हो गया कुल मिलाकर हम लोगों का दूसरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तीसरे टॉपिक की तरफ अगर चलते हैं तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब जरा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है, वाई न्यूज़ चलते हैं। केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक बात मेरी समझिएगा। जो लिंक प्रोजेक्ट है उस लिंक प्रोजेक्ट पे एक बांध बनना था, जिस बांध का नाम था और एक डैम बनना था, एक डैम बनना था। और जिस डैम को लेके एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए था कि ये बने कि ना बने, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया है उसने अभी फिलहाल उस जो डैम को बनने के लिए जो सहमति थी उसको रोक दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अभी उस समिति ने इस पे जो है संबंध में निर्णय लेने पे उसने रोक लगा दी है। और उसने कहीं ना कहीं कहा कि उसने और डैम के लोगों से कहा है, जो बनाने वाले विशेषज्ञ समिति हैं, उस विशेषज्ञ समिति से ये कहा है कि आप जो है नए आंकड़े प्रस्तुत करें, नए आंकड़े प्रस्तुत करें। आप कम से कम जो है उन नए न्यू फिगर्स को ले आइए और उस न्यू फिगर्स को आप रखिए। जब आप न्यू फिगर्स रखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो उसको देगी, क्लियरेंस दे सकती है, नहीं दे सकती उस तब उस फिगर्स को देखने के बाद वो तय करेगी। फिलहाल जो है उसको पोस्टपोन किया गया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो गिवन है, गिवन फॉर द लोअर डैम बाय एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन पोस्टपोन्ड। और वो कहीं ना कहीं एक नए न्यू फिगर्स की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो इस बात पर डिसीजन ले सकें कि इसको करना है कि नहीं करना है। और इसको लेके जो और डैम है ये मामला है। अब जरा यहां से हम लोग चलते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि डैम बनाने में एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोग्राम लेना होता है, एनवायरनमेंट का जो क्लियरेंस है वो लेना होता है। और एनवायरनमेंट का जो क्लियरेंस है भारत का पर्यावरण मंत्रालय के तहत वो लेते हैं। तो यहाँ पर भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने ये कहा कि भाई आप नया डाटा लेके आइए। अब इस नए डाटे को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हम लोग नए डाटा का हमको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो और डैम है वो और डैम बन कहाँ रहा है। ये जो बन रहा है डैम, ये किस पे बन रहा है? केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पे इस डैम के बनने की संभावना है, और डैम की, और डैम की यहाँ पर मैं ले चल रहा हूँ। और बांध जो है ये और बांध केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना का एक भाग है। ठीक है, अब जरा मेरी समझिएगा बात। ये केन रिवर है, ये केन रिवर आप देख रहे हैं, ठीक है, जाके यमुना में मिल रही है। बेतवा है, जाकर यमुना में मिल रही है। ये यहाँ पर ये बात आप समझिएगा। और जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, ये जो क्षेत्र है केन बेतवा का क्षेत्र है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यह एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि इसमें करना क्या था। इस केन बेतवा प्रोजेक्ट में जो बेतवा नदी है, यहाँ पर एक मिनट आप समझने का प्रयास करिएगा इन चीज़ों को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भारत में अगर आप देखेंगे तो जो
पूरा भारत को अगर देखें तो वाटर जो है वो सरप्लस जोन है, सरप्लस मतलब ज़्यादा है, और डेफिसिट जोन है, कम है। तो कहीं ना कहीं जो बेतवा है वहाँ पर पानी क्या है, वहाँ पर पानी उसमें पानी कम है, और केन में पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब ये जो क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड है, और जो कैसा क्षेत्र है, ड्राफ्ट प्रॉन एरिया है। ड्राफ्ट प्रॉन एरिया का मतलब होता है कि सूखा प्रवण क्षेत्र है, सूखा प्रवण क्षेत्र है। तो भारत सरकार ने क्या सोचा कि जो मध्य प्रदेश में केन नदी का जो अधिशेष जल है वह कहीं न कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, बादा, ललितपुर, जैसे ये देखिए ललितपुर है, झांसी है, ये क्षेत्र झांसी है, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, इन क्षेत्रों से होते हुए क्या हो, महोबा, उत्तर प्रदेश में झांसी, बादा, ललितपुर, महोबा, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ है, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ है, पन्ना है, छतरपुर है, इन जिलों को संचित किया जाए। तो भारत सरकार ने सोचा कि ये जो केन नदी है, ये जो केन नदी है, इस केन का जो जल है वो यहाँ पर क्या किया जाए, इस केन के जल को यहाँ पर डाला जाए। केन के अधिशेष जल को क्या किया जाए, जो सरप्लस वाटर है, जो सरप्लस वाटर है उसको क्या किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। कहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, बेतवा में ट्रांसफर किया जाए, बेतवा में ट्रांसफर किया जाए। इससे क्या होगा, जो केन का सरप्लस वाटर है वो बेतवा बेसिन में है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बुंदेलखंड में होगा कि जो बुंदेलखंड का ललितपुर, छतरपुर, झांसी, हमीरपुर, सागर, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो क्या होंगे, वो वहां पर वाटर आ जाएगा। और इससे क्या होगा, इस क्षेत्र में जो सूखा प्रवण क्षेत्र है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब सिंचाई का जल हो जाएगा, पीने के जल की, पानी की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर ये। अब इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि केन और बेतवा के जल को क्या करिए, आप एक कैनाल बना दीजिए, कैनाल बनाइए, और इस कैनाल के माध्यम से केन के पानी को आप बेतवा में क्या कर लेके लेके जाइए। इसके लिए उन्होंने 230 किलोमीटर का कंक्रीट कैनाल पास करने की बात की, जो कि झांसी, बांदा, महोबा डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में से होकर जाएगा, ये यहाँ पर बात की। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो यूपी और एमपी को क्या करेगा, एमपी में इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ये बातचीत थी, ये बातचीत यहाँ पर है। लेकिन इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, वो निगेटिव इम्पैक्ट में देखने को है तो कहीं ना कहीं जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये एरिया में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जब यहाँ से पानी जाएगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और डूब जाएगा तो कहीं ना कहीं जो टाइगर रिजर्व्स हैं या जो इस तरह के नेशनल पार्क्स हैं वहां पर विकासात्मक गतिविधियां जो हैं वो रोक लगी रहती हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू है, उन चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या मामला है। केन बेतवा के बारे में, परियोजना के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अंतर्राज्यीय नदी स्थानांतरण मिशन है, एक मॉडल परियोजना है। इसमें उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में मध्य प्रदेश के केन के पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा, और जिससे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो क्या होगा, लाभान्वित होगा। अगर आप केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति देखें तो कहीं न कहीं 80 के दशक में प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था। 1990 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक जनगठबंधन है, लोकतांत्रिक गठबंधन है, उस पे सरकार के दौरान इस पर कार्य शुरू किया गया। 2005 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र ने एक समझौते पर इस पर हस्ताक्षर किया। 2007 में प्रोजेक्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की। उसके बाद यह देश में पहला अंतर्राज्यीय इंटर रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के रूप में इसको मेंशन किया गया। और इसमें मध्य प्रदेश को देखा जाए तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और वहीं उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी, ये सारी चीजें आ रही हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ठीक है, यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज बढ़ जाएगी, वाटर फैसिलिटीज बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा काम होगा, वाटर फैसिलिटीज बढ़ने के साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर्स हो जाएगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न व्यक्त किया गया, जो समस्या या जो चैलेंजेस पे बात की गई, चुनौतियों पे बात की गई, चुनौतियों पे बात की गई, वो जलमग्न भूमि पे बात की गई कि जो जलमग्न भूमि है, जलमग्न भूमि दिक्कत होगी। उस जलमग्न होने के कारण
तकरीबन इतने परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। ये पुराना डाटा है, ये पुराना डाटा है, नया डाटा और है। तो इतने बड़े परिवार को स्थापित किया जाएगा। इतनी बड़ी जो भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रॉब्लम आएगी, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आएगी, बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आएगी। इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो पूरा खराब होगा यहाँ पे। और कहीं न कहीं जो रिजर्व में बाघ हैं, तेंदुए हैं, गिद्ध हैं, भालू हैं, घड़ियाल हैं, इनका आवास क्या होगा, सिमटेगा। इनका आवास जो है वो सिमट जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी। और जो इस क्षेत्र में वन भूमि है वो क्या हो जाएगी, जल प्लावित हो जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा। अब ये जो है, जो ये पूरा क्षेत्र है, जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे बातचीत की गई है कि यहाँ पर एमपी में बड़ा लाभ होगा। तकरीबन 3,69,881 हेक्टेयर्स यहाँ लाभ होगा, तो ये सारी चीज़ें लाभ हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको कंसर्न भी बता दिया, कंसर्न या चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं मैंने आपको जो है वो प्रॉफिट भी बता दिया। प्रॉफिट्स में अगर थोड़ा सा और देखने को करें तो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो खाद्य संकट से भी, जल संकट के साथ साथ, जल संकट के साथ साथ खाद्य संकट से भी जूझ रहा है। तो ये एक बड़ा है। पानी का बढ़िया यूज हो रहा है, वाटर का एफिशिएंट यूज किया जा रहा है, मतलब बेहतर यूज किया जा रहा है, तो जल का होगा। कृषि जो इस क्षेत्र में नगण्य है, पूरे इस क्षेत्र में नगण्य थी, नहीं होती थी, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कृषि के क्षेत्र का जो है वो क्या होगा, इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। जो यहाँ पर अगर देखा जाता था तो जो केन में क्या होता था, केन में फ्लड देखने को मिलता था, और कहीं ना कहीं जो बेतवा का क्षेत्र है वो देखने को मिलता था ड्राफ्ट, सूखा मिलता था। तो अब यहाँ न फ्लड होगा और यहाँ न सूखा होगा, तो मतलब न यहाँ जल होगा, तो मतलब कुल मिला के जो आपदा है, क्योंकि ड्राफ्ट और फ्लड क्या है, आपदा है, अपने आप में एक आपदा है, अपने आप में ही एक क्या है, आपदा है। तो ये आपदा अब नहीं बनेगी, आपदा नहीं बनेगी। और इस आपदा के नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। परिवहन को प्रमोट, ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब ये कैनाल बनेगा और कंक्रीट में बनेगा तो इस रास्ते से क्या होगा, लोग इस रास्ते से कहीं ना कहीं नाव, स्टीमर, ये सब जाया जा सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये कुल मिलाकर फायदा हो गया। इस पे हम लोगों ने देखिए क्या सीखा, तो एक तो केन को देखा कहाँ है क्या है, बेतवा को समझने का प्रयास किया, इंटर रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास किया, कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, कंसर्न्स क्या क्या हैं ये देखा, और फायदा क्या क्या है ये देखा, प्रॉफिट क्या है ये देखा। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर मैंने आपसे चर्चा की। देखिए, आज के लिए मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, आप सभी लोगों को थैंक यू, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे, आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ें। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपनी जो पीआईबी की क्लासेस हैं, जो मैं मॉर्निंग में 8 बजे लेता हूँ, जो कि अब डिले हो रही है, लगातार डिले हो रही है, मेरे न चाहते हुए भी डिले हो रही है, तो इस क्लासेस को मैं ऐप पे लेके जा रहा हूँ, ऐप में। और मैं ये डेट अनाउंस कर रहा हूँ कि या तो 12 तारीख से या तो 11 तारीख से इस पूरे ऐप पे ही ये चीज़ें चलेंगी, तो लगातार ये चीज़ें वहाँ पर वर्कआउट होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं दिनेश सिंह के नाम से हूँ, दिनेश सिंह के नाम से हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल सके, और ऐप पे आप आ जाएंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो क्लासेस लाइव होंगी, प्रीमियर नहीं होंगी, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी, सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आज के लिए, आज की क्लास के लिए धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी लोगों को आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।